हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? आइए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 12 मार्च, बी ऑप्शन है 13 मार्च, सी ऑप्शन है 14 मार्च और डी ऑप्शन है 15 मार्च। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका बी, 13 मार्च को। आइए अब धूम्रपान निषेध दिवस का उद्देश्य जान लेते हैं क्या है। धूम्रपान और तंबाकू सेवन हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना, लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित करना और तंबाकू मुक्त समाज की स्थापना की दिशा में प्रयास करना है। अब इसकी थीम क्या थी? तंबाकू छोड़ो जीवन जीतो। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। मार्च महीने के प्रत्येक दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस का आयोजन किया जाता है। अगला पॉइंट, इस वर्ष नो स्मोकिंग डे 13 मार्च को मनाया गया। अगला पॉइंट है, भारत में 26 लाख से अधिक तंबाकू धूम्रपान करने वाले लोग हैं और तंबाकू के उपयोग से जुड़ी बीमारियां सालाना 10 लाख से अधिक लोगों की जान ले लेती है। अब आगे देखते हैं। निष्क्रिय धूम्रपान अक्सर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया का कारण बनता है। अगला पॉइंट, धूम्रपान निषेध दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1984 में यूनाइटेड किंगडम से हुई थी। अगला पॉइंट है, इस वर्ष धूम्रपान निषेध दिवस 2024 का मुख्य ध्यान युवाओं पर था। अगला पॉइंट, विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक और उपभोक्ता देश है। तंबाकू सेवन कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है, किसने सीडैक तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन किया? आइए अब ऑप्शन से देख लेते हैं। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, सी ऑप्शन है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और डी ऑप्शन है केंद्रीय मंत्री अमित शाह। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका बी, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। अब इसके बारे में जान लेते हैं। उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र तिरुवनंतपुरम स्थित भारतीय उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र की एक शाखा है। इसका संचालन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है, यह एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी में अनुप्रयोग, अनुसंधान, डिजाइन और विकास में अग्रणी है। अब आगे देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सीडैक तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन किया। सीडैक तिरुवनंतपुरम में रणनीति के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स और सिस्टम केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगली पीढ़ी के चिप डिजाइन, विनिर्माण और अनुसंधान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब अगला पॉइंट है, सीडैक-टी और रेल मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सहयोग किया है। अब आगे देखते हैं। सीडैक-टी और टाटा पावर ने माइक्रो ग्रिड प्रौद्योगिकी के विकास और तैनाती के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब अगला पॉइंट है, सीडैक-टी और बीएनआईटी नागपुर द्वारा विकसित इलेक्ट्रिक वाहन वायरलेस चार्जर की तकनीक को वेलराइज इंडस्ट्री लिमिटेड को हस्ताक्षर करने की घोषणा भी की गई है। अब आगे देखते हैं। फ्यूचर लैब्स का विचार सीडैक और उद्योग छात्रों, स्टार्टअप और शिक्षा जगत के बीच एक साझेदारी है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? आइए आप ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन है नायब सिंह सैनी, बी ऑप्शन है दुष्यंत चौटाला, सी ऑप्शन है अनिल विज और डी ऑप्शन है रणजीत सिंह चौटाला। अब आगे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, नायब सिंह सैनी। अब इसके बारे में जान लेते हैं।
मुख्यमंत्री के बारे में। भारत के संविधान के अनुसार एक मुख्यमंत्री भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, 25 वर्ष या उससे अधिक उसकी उम्र होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का चुनाव राज्य विधानसभा में बहुमत के माध्यम से किया जाता है। अगला पॉइंट, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। अगला पॉइंट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट, इसलिए शपथ ग्रहण राज्य के राज्यपाल के समक्ष किया जाता है, जिसकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब आगे देख लेते हैं। नायब सिंह सैनी बीजेपी के नेता हैं तथा वह एक सांसद के रूप में कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला पॉइंट, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। अगला पॉइंट है, इसके अलावा मंत्रिमंडल में 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें 4 भाजपा के सदस्य और 1 निर्दलीय है। मंत्री पद की शपथ निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला और भाजपा सदस्य कंवरपाल, मूलचंद शर्मा, जयप्रकाश दलाल और बनवारी लाल ने ली। अगला पॉइंट है, ये सभी सदस्य पहले खट्टर सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होना है। मुख्यमंत्री के रूप में खट्टर का दूसरा कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त होना था। अगला पॉइंट है, भाजपा नीति मंत्रिपरिषद के अन्य 13 सदस्यों के साथ खट्टर ने पहले राज्यपाल को इस्तीफा दिया था। अगला पॉइंट है, खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला थे। वे जननायक जनता पार्टी जेजेपी के नेता हैं। अगला पॉइंट, 90 सदस्यीय विधानसभा में जेजेपी के अब 10 विधायक हैं। फिलहाल 90 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 41 विधायक हैं। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, हाल ही में 2024 का इरास्मस पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? इरास्मस पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? आइए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है शशि थरूर, बी ऑप्शन है अमिताभ घोष, सी ऑप्शन है रवीश कुमार और डी ऑप्शन है सुमन बेरी। तो ऑप्शन आपका सही है इसमें बी, अमिताभ घोष। इरास्मस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 1958 में हुई थी। इस पुरस्कार में 1,50,000 यूरो नगद पुरस्कार शामिल है। अगला पॉइंट, यह पुरस्कार प्रीमियम इरास्मियानम फाउंडेशन नीदरलैंड द्वारा दिया जाता है। अगला पॉइंट, इरास्मस पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जो प्रीमियम इरास्मियानम फाउंडेशन के बोर्ड द्वारा दिया जाता है। अगला पॉइंट है, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने यूरोप और बाकी दुनिया में संस्कृति, समाज और सामाजिक विज्ञान में असाधारण योगदान दिया है। अगला पॉइंट है, यह पुरस्कार यूरोप की सबसे विशिष्ट पहचानों में से एक है। अगला पॉइंट, इस पुरस्कार का नाम डच पुनर्जागरण मानवतावादी डेसिडेरियस इरास्मस के नाम पर रखा गया है। अब आगे देख लेते हैं। अमिताभ घोष कोलकाता में जन्मे प्रख्यात लेखक हैं। उट्रेज स्थित प्रीमियम इरास्मियानम फाउंडेशन ने घोषणा की कि उन्होंने अकल्पनीय की कल्पना विषय पर अपने योगदान के लिए पुरस्कार जीता है। अगला पॉइंट, उन्हें उस विषय पर उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है जिसमें एक अभूतपूर्व वैश्विक संकट जलवायु परिवर्तन लिखित शब्द के माध्यम से आकार लेता है। अगला पॉइंट है, पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ताओं में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता इंगमार बर्गमैन और चार्ल्स चैपलिन हैं। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, अमिताभ को उनके काम में द शैडो लाइन्स, द हंग्री टाइड्स और द इविस ट्रिलॉजी जैसे उपन्यास शामिल हैं। अगला पॉइंट है, द ग्रेट डिरेंजमेंट उनका गैर काल्पनिक काम है।
उन्होंने 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। अगला पॉइंट है, यह पुरस्कार देने का मकसद साहित्यिक कृतियों के माध्यम से मानवता के सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। अगला पॉइंट है, अमिताभ घोष को यह पुरस्कार 7 मार्च 2024 को नीदरलैंड में प्रदान किया गया। अब आगे देख लेते हैं। भारत सशस्त्र MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन किस देश से आयात कर रहा है? आइए अब ऑप्शन से देख लेते हैं। ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है इजराइल, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो ऑप्शन इसमें सही है आपका डी, अमेरिका। MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन। MQ-9B ड्रोन की खासियत है कि यह लंबे समय तक हवा में रह सकता है और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से निगरानी कर सकता है। अगला पॉइंट, इस ड्रोन में हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज के कैमरे लगे हैं। MQ-9B ड्रोन लगातार 4 मिसाइल दागने में भी सक्षम है। अगला पॉइंट, इसका उपयोग भारतीय नेवी, एयरफोर्स और थल सेना तीनों करेगी। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। बढ़ता आयात 2014 से 18 और 19 से 23 के बीच भारत के हथियार आयात में 4.7% की वृद्धि हुई है। 2019 से 23 के दौरान भारत ने 49% हथियार रूस, 27% फ्रांस और 12% अमेरिका से आयात किए हैं। कारण क्या है? चीन और पाकिस्तान से बढ़ती सुरक्षा चुनौतियां, आंतरिक सुरक्षा के लिए हथियारों की आवश्यकता, पुराने हथियारों का आधुनिकीकरण। परिणाम क्या है इसके होंगे? भारत का रक्षा बजट बढ़ रहा है। इससे भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। अगला पॉइंट है, भारत रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा दे रहा है। अब आगे देख लेते हैं इसकी आलोचना क्या है। भारत के हथियार आयात पर भारी खर्च होता है। अगला पॉइंट, यह भारत की आर्थिक स्थिति पर दबाव डालता है। अगला पॉइंट, यह भारत को विदेशी हथियार निर्माताओं पर निर्भर बनाता है। अब भविष्य जान लेते हैं। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की योजना बना रहा है। अगला पॉइंट, भारत स्वदेशी हथियारों का विकास और उन्नत उत्पादन बढ़ा रहा है। अगला पॉइंट, भारत रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे रहा है। महत्वपूर्ण रिपोर्ट क्या है? इंपॉर्टेंट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 से 23 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। अगला पॉइंट, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2019 से 2023 के दौरान 2014 से 18 की तुलना में 4.7% अधिक हथियार आयात किए हैं। अब आगे देख लेते हैं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है। अगला पॉइंट, इन पहलों में स्वदेशी हथियारों का विकास, उत्पादन, रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट, बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना शामिल है। भविष्य की योजनाएं क्या हैं? भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा दे रही है। अगला पॉइंट, सरकार का लक्ष्य 2025 तक रक्षा क्षेत्र में 50% आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इम्पॉर्टेंट नोट क्या है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बनने के बावजूद भी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। अगला पॉइंट, सरकार का लक्ष्य स्वदेशी हथियारों का विकास और उत्पादन करके रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। अब आगे देखते हैं। अगला न्यूज है, गोरसम कोरा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आइए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है नागालैंड और डी ऑप्शन है सिक्किम। तो ऑप्शन इसमें सही है आपका बी, अरुणाचल प्रदेश। गोरसम कोरा महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। भारत और भूटान के बीच अस्थायी दोस्ती का प्रतीक है। पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति समृद्धि को प्रदर्शित करता है, पर्यटन को बढ़ावा देता है और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत
करता है। अगला पॉइंट है, यह अरुणाचल प्रदेश की जोमिनथांग घाटी में न्यानमजंग चू नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। अगला पॉइंट, यह वार्षिक उत्सव गोर्सम चोर्टेन में आयोजित किया जाता है, जो 93 फुट लंबा स्तूप है, जिसे 13वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान एक स्थानीय भिक्षु लांबा प्रधार द्वारा बनाया गया था। अगला पॉइंट, यह वह स्थान भी है जहां 14वें दलाई लामा 1959 में तिब्बत से भागने के बाद अपना पहला विश्राम किया था। अगला पॉइंट, इसमें गोर्सम चोर्टेन में सांस्कृतिक प्रदर्शन और बौद्ध अनुष्ठान शामिल है, जो तवांग मठ में से भी पुराना है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री ने 205 रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का उद्घाटन किया। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, कलाकारों और कारीगरों को सशक्त बनाना। स्थान 205 रेलवे स्टेशन 16 राज्यों में। उत्पादन, प्रत्येक स्टेशन एक विशिष्ट स्थानीय उत्पाद बेचेगा। इसके लाभ क्या होंगे, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, कलाकारों और कारीगरों को अपनी कला और हस्तशिल्प बेचने का अवसर देगा, यात्रियों को स्थानीय उत्पादों का अनुभव कराने का मौका देगा। अतिरिक्त जानकारी क्या है, योजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया है। योजना का विस्तार धीरे धीरे अन्य रेलवे स्टेशनों तक भी किया जाएगा। अगला पॉइंट, रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल लगाने के लिए कलाकारों और कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका प्रभाव क्या होगा, इस योजना से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। यह कलाकारों और कारीगरों को अपनी कला और हस्तशिल्प बेचने का एक मंच प्रदान करेगा। अगला पॉइंट, यह यात्रियों को स्थानीय उत्पादों का अनुभव कराने का मौका देगा। इसके निष्कर्ष क्या हो सकते हैं, वन स्टॉप वन प्रोडक्ट योजना एक सराहनीय पहल है जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। अगला पॉइंट, कलाकारों और कारीगरों को सशक्त बनाएगी और यात्रियों को स्थानीय उत्पादों का अनुभव कराने का मौका देगी। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, सेबी द्वारा अधिसूचित छोटे और मध्यम रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट। अब न्यूनतम निवेश देख लेते हैं। न्यूनतम निवेश 25 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। निवेशकों को 10% न्यूनतम निवेश राशि जमा करनी होगी। शेष 90% 24 महीने के अंदर जमा करनी होगी। न्यूनतम आकार क्या है, SMREIT का न्यूनतम आकार 250 करोड़ होना चाहिए। 24 महीने के अंदर इसे 500 करोड़ तक बढ़ाना होगा। निवेश योग्य संपत्ति क्या है, SMREIT को कम से कम 80% निवेश आवासीय योजनाओं में करना होगा। 20% वाणिज्यिक, आतिथ्य और अन्य रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश किया जा सकता है। ऋण से इक्विटी अनुपात के बारे में जान लेते हैं। इसमें SMREIT का ऋण से इक्विटी अनुपात 70% से अधिक नहीं होगा। वितरण, SMREIT को अपनी आय का कम से कम 90% निवेशकों को वितरित करना होगा। आयोजक, SMREIT का प्रायोजक एक व्यक्ति या कंपनी होनी चाहिए जिसके पास रियल एस्टेट क्षेत्र में कम से कम 5 साल का अनुभव हो। अगला पॉइंट, प्रायोजक से SMREIT के कुल शुद्ध मूल्य को कम से कम 10% रखना होगा। शुल्क जान लेते हैं। SMREIT प्रबंधन शुल्क और अन्य शुल्क ले सकते हैं जो सेबी द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर होंगे। निवेश और संरक्षण, SMREIT को निवेश को आवधिक रिपोर्ट और अन्य जानकारी प्रदान करनी होगी। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।